हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स की। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्ट्स एज वेल बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर नॉट स्टैंड अलोन, देयर आर सम कोरिलेशन विद रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स एज वेल। और एक बहुत क्विक रिवीजन हम करेंगे सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। So let's begin with the very first question, which says, "What is the theme for the World Health Assembly (WHA) 2024?" यहाँ पर हमारे ध्यान देने वाली क्या-क्या चीज़ें हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में ये हमसे पूछ रहा है कि थीम क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर और क्या चीज़ें जानना है। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज असेंबली भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स भी रहते हैं जो हेल्थ या एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक क्विक ओवरलुक आप उसको भी कर सकते हो। यू ऑलरेडी हैव द टेलीग्राम लिंक। अगर आप में से कोई टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, और वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं चैनल को। मीडिया में जाएँगे, यू विल फाइंड द इम्पोर्टेंट डेज़ एंड डेट्स। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के साथ कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन रिलेट करता है? तो ऑब्वियस है कि वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन। अगर हम आंसर देखें तो थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस बार का क्या है? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नाउ दिस इज़ क्वाइट सिंपल। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी जानना है कि इस ऑर्गनाइज़ेशन कौन से ऑर्गनाइज़ेशन के अंडर ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आती है। तो उसके लिए हमको समझना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी को, व्हिच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन बना था 7th ऑफ अप्रैल 1948 के दिन। नाउ द 7th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। हर साल हम इस दिन को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ? तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन, अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? इट इज इन स्विट्जरलैंड। दो इट इज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। इंपॉर्टेंट जिनेवा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे, स्पेशली यूएन की जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके। तो ये तो हमारे लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जिसके साथ फैक्ट आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखना है। और इसके ऑब्वियस हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हेड हैं, डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट हेड हैं टेड्रस अधनॉम। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज री इलेक्शन हुआ है इनका, दैट्स व्हाई मोर इंपॉर्टेंट। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली where was the first Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF Clean Economic Investor Forum meeting held? अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में IPEF की मीटिंग हुई थी? IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक्चुअली एक चार्टर बन रहा है, कानून बन रहा है, जिसके थ्रू हम ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली उसकी मीटिंग हुई है, इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये मीटिंग हुई थी सिंगापुर में। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में मीटिंग आई है इसकी। Which country is the host of 19th Summit for the Non-Alignment Movement? Non-Alignment Movement या नाम, ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। आज के टाइम पे रेलेवेंस के रिगार्ड में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हम किसी तरफ अलाइन नहीं होंगे। दो सुपर पावर पहले दौर में रही, जिसके बीच कोल्ड वॉर चला बहुत लंबे समय तक, फिर चाहे वो यूएस हो या यूएसएसआर, तो इन दोनों का एक अपना पावर सेंटर था। बाद में तो ऑब्वियस है और भी कंट्रीज इस पावर कह लो एक पूरा कार्टेल नेटवर्क बन रहा था। अलग-अलग कंट्रीज़ अपने साथ दूसरी कंट्रीज़ को जोड़ने की कोशिश करती रही। हमने उस टाइम पर ये स्टैंड लिया कि हम नॉन अलाइन्ड रहेंगे, हम किसी की तरफ भी अलाइज़ नहीं बनाएँगे अपने। तो आज भी हम नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा रहे हैं। और अगर हम रीसेंट मीटिंग की बात करते हैं, 19 जो समिट हुई है उसकी, दैट वाज़ होस्टेड बाय युगांडा। उसको होस्ट किया है युगांडा ने। Which country is the host and chair of the 46th session? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2024। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की एक मीटिंग हुई है जो 46th एनुअल मीट थी। दैट वाज हेल्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ये मीटिंग हुई थी। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हमारे लिए किस किस वे में इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज समझें, तो ये एजेंसी किसके अंडर काम करती है? ये काम करता है अंडर एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है। काम वही कर रहा है जो यूएन का काम है,
बट किस तरीके से कर रहा है, तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इसको प्रमोट करते हुए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज़ अगेन इन पेरिस, यानी यूएन का हेडक्वार्टर हो गया आपका फ्रांस में। इसके भी अगर हम हेड की बात करें तो प्रेजेंट हेड इज ऑड्रे अज़ौले, शी इज अगेन फ्रॉम फ्रांस ओनली। और एक बहुत खास बात यूनेस्को के साथ जो हमेशा रिलेट करती है वो है, यही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिटरमिन करता है, मतलब कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज होगी, काम किसका ये बताने का। तो यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज असेंबली के थ्रू ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के थ्रू ये सारी चीज़ों को डिकोड करता है। जैसे अभी अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के इस मीटिंग के थ्रू भी बहुत सारी साइट्स लिस्ट हुई है। इंडिया की एक साइट है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज इन असम, और असम के मॉइडम्स इस बार लिस्ट हो गए हैं एज दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मॉइडम्स ऑफ असम। यहाँ बेसिकली जो अहोम का वंश रहा, अहोम राजाओं का, उनका बरियल ग्राउंड था ये। तो heading on to the next question, we have which country hosted the third meeting of ASEAN India Trade in Goods Agreement, आयतेगा। सो पहले आपको ये जानना होगा आसियान क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक ग्रुप जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का बना वे बैक इन द 1967 आफ्टर। तो आसियान के बारे में ये खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अग्रीमेंट जो अभी रिसेंट हुआ है, आसियान इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट, किस कंट्री ने होस्ट किया, दैट वाज होस्टेड बाय इंडिया। अभी रिसेंट, दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, अभी आसियान एंड इंडिया है, तो इंडिया में इसकी मीटिंग हुई है। लास्ट जो आसियान इंडिया समिट हुआ था दैट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया, और पीएम मोदी उसमें अटेंड करके द वेरी नेक्स्ट डे इंडिया में उन्होंने एक मीटिंग होस्ट की, दैट वाज G20, अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज रिसेंटली होस्टेड इन विच कंट्री, इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो अभी रिसेंटली जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होस्ट हुआ है दैट वाज होस्टेड बाय स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से रिलेट करते हुए क्या फैक्ट पता होना चाहिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इंडिपेंडेंटली इज इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरर इस टाइम पर अगर देखें दुनिया का सबसे बड़ा कोई है, दैट इज यूएसए, और दूसरे सबसे बड़े राइट नाउ इज इंडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी इनमें से किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो दैट वाज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अभी रिसेंटली थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी होल्ड किया है, ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इंपॉर्टेंट, अबू धाबी ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होस्ट किया है। ये पहला वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट था, और फ्यूचर टेक को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के एआई मशीन लर्निंग में क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसी को एक शोकेस करते हुए, और उसी में आगे फर्दर एनहांसमेंट कैसे होने वाली है इसी चीज़ को लेकर ये पूरा एक मीटिंग रहा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। अगेन एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 16th ब्रिक्स समिट 2024 हेल्ड। मीटिंग तो इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक्स समिट अभी 16th हुई है कजान में, यानी रशिया में। इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ब्रिक्स, क्या है ब्रिक्स, तो लेट्स लुक एट इट, एक बार बहुत क्रिस्पली देखते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़े बहुत बातें। ब्रिक्स एक्चुअली ब्रिक के रूप में बना था, BRIC। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनेल, उन्होंने ये टर्म दिया था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उन्होंने कहा ये चार कंट्री ग्लोबली सबसे इम्पैक्ट वाली कंट्री रहने वाली है। यही चार कंट्रीज एक साथ आई, साल 2009 में उन्होंने एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अनऑफिशियली बनाया, और उसको नाम मिला ब्रिक नेशंस। अगले ही साल साउथ अफ्रीका को उसमें ऐड कर दिया गया, ग्रुप बन गया ब्रिक्स। ये ब्रिक्स आज के टाइम पे काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आपको क्या क्या याद रखना है, ब्रिक्स के लेटेस्ट मेंबर्स कौन से हैं। फर्स्ट थिंग, ब्रिक्स क्योंकि एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका सच हेडक्वार्टर नहीं है, बट ये कहाँ बैठता है, इसकी सेटिंग कहाँ पर है, तो ये बैठता है अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB के हेडक्वार्टर में। अभी NDB क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक्चुअली ब्रिक्स बैंक को ही बोलते हैं, तो वहाँ पर ये अभी इसकी सिटिंग है, अगेन इन चाइना। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट ब्रिक्स इज द रिसेंट मीटिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड, अभी रिसेंटली अक्टूबर एंड में ही ये कैरिकॉम समिट हुआ है। एक्चुअली इट इज कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम इज कैरिबियन कम्युनिटी। तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जिसको हम कैरिबियाई आइलैंड बोलते हैं या कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, उसके जितने कंट्रीज हैं उन्हीं के साथ इंडिया मिलकर एक समिट कर रहा है। सेकेंड समिट है ये, गुयाना में उनका ये मीटिंग हुआ जिसको कैरिकॉम समिट कहा गया, वहाँ से उनको हाईएस्ट ऑनर भी मिला है अलॉन्ग विद अदर टू कंट्रीज वेयर ही विजिटेड।
Which institution released the report titled The Global Climate 2011 to 2020 A Decade of Acceleration? इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने, ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस वैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 किसने रिलीज किया? तो इट वाज रिलीज्ड बाय WMO, व्हिच इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीटरोलॉजी पर काम करता है। मीटियोरोलॉजी का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड वेदर पैटर्न्स, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए। WMO भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशंस, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। According to the United Nations World Economic Situation and Prospect 2024 report, which region is expected to have the highest GDP growth? Important. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ग्लोबली किस रीजन का क्या ग्रोथ रहेगा उस चीज़ को एनालाइज किया गया, और हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ जहाँ की मानी जा रही है कि जहाँ का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होना है, दैट इज अगेन साउथ एशियन रीजन। और साउथ एशिया के कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो दो बड़े प्रोमिनेंट कंट्री है, वन इज चाइना, द अदर इज इंडिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इनमें से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ऑथेंटिक नहीं मानती करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, एंड उसका रीज़न ये है कि एक रिपोर्ट कोई बहुत ऑथेंटिकेटेड इसलिए नहीं है बिकॉज एक एजेंसी रिलीज कर रही है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से अगर हम अपनी रैंक देखें तो वी आर एट 93rd रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। What is the rank of India in the Global Intellectual Property Index? Global Intellectual Property Index. अब इसको समझने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको समझनी है, दैट इज़ व्हाट बेसिकली इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो जो हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये समथिंग जो अपनी बुद्धिमत्ता से हम कोई अपने इंटेलिजेंस से अपने इंटेलेक्ट से कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी इज़ नॉट द लैंड और समथिंग दैट इज़ टैंजिबल, उसकी बात नहीं हो रही। इनटैंजिबल, इंटैंजिबल असेट्स में जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, लोगोज, ये सारी चीज़ें हमारी जीआई टैग का हिस्सा होती हैं। सॉरी, ये सारी चीज़ें हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। और अगर हम इस रिपोर्ट के हिसाब से चलें, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो वी आर एट 42nd रैंक। लेकिन यहाँ पर और जो खास बात वो है कि ये रिपोर्ट रिलीज करने वाली एजेंसी जो है, अगेन अ वेरी स्मॉल एजेंसी कॉल्ड द यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट ये भी नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में वो हमेशा अपने आप को टॉप पर ही रखते हैं, तो यूएस, यूके, ये सब कंट्रीज को आगे रैंक किया जाता है। इंडिया की रैंक 42। According to the CIPRI report, which country ranked as the world's leading arm importer from 2019 to 2023? 2024 में तो कंट्री चेंज हो गई। 5 साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। हथियार का सबसे ज़्यादा अगर आयात कोई कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है, और हम एक एवरेज बेसिस पर देख रहे हैं इसको। सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से ही, विच इज जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट है। अभी के टाइम पे अगर 2024 की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर इस साल का सऊदी अरेबिया रहा है। What is the rank of India in the Gender Inequality Index released by UNDP? अब यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करने वाली एजेंसी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक, तो ऑब्वियस है कि रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएन का ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, जहाँ पर मेन यूएन बिल्डिंग का जो मेन हेडक्वार्टर है यूएन का, वहीं पर ये भी बैठता है। आशिम स्टेनर इसके प्रेजेंट हेड हैं। एट प्रेजेंट अगर ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वी आर एट 108th पोजीशन। आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग थे 127th पे। स्टिल वी आर क्वाइट जेंडर इनइक्वल, तो सेम वेज रेट नहीं है मेल फीमेल का, सेम टाइप ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सेम सेट ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इट्स अ कंसर्न अगेन फॉर द इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? में से किस एजेंसी ने ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिलीज की है? तो इट वाज रिलीज्ड बाय यूएनसीटाड। यूएनसीटाड फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एक्चुअली रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हुआ है अभी। पहले हम बोलते तो यूएनसीटाड थे, आज भी अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इट इज़ यूएनसीटाड, बट इट वाज अर्लियर कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये यूएनसीटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर अपनी रिपोर्ट्स बनाता है और कंट्रीज को असिस्ट करता है, फाइनेंशियली नहीं करता, टेक्नोलॉजिकली करता है, कुछ आइडियाज़ इनोवेशंस के बताता है यूएनसीटाड।
यूएन सीटाड के साथ आपको इसके हेड का भी नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है। रेबेका ग्रिंसपैन इज द प्रेजेंट डीजी, शी इज फ्रॉम कोस्टा रिका। रेबेका ग्रिंसपैन, शी इज फ्रॉम कोस्टा रिका। तो ये एक खास बात आपको याद रखना है। यूएन सीटाड के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, अगेन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर्स के टर्म्स में देखा जाए तो काफ़ी सारी एजेंसीज का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न क्या होता है? एनी ऑफ द बिजनेस दैट हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 8,000 करोड़। अगर कोई भी कंपनी 8,000 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है विदाउट गेटिंग लिस्टेड ऑन ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए बिना, अगर वो अब 8,000 करोड़ हम इंडियन मतलब 8,500 करोड़ के आसपास हम इंडिया के हिसाब से बोलते हैं, वैसे ग्लोबली अगर देखा जाए तो $1 बिलियन से ज़्यादा, अगर $1 बिलियन से ज़्यादा किसी भी कंपनी का वर्थ हो जाता है विदाउट गेटिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, तो वो हो जाती है कंपनी यूनिकॉर्न। तो इंडिया में भी अभी अराउंड 120 प्लस यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, विच अगेन इज वेरी बिग थिंग। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करने वाली एजेंसी इज ह्यूरोन इंटरनेशनल। तो ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये ही रिच लिस्ट भी देता है। इस रिच लिस्ट की जो ह्यूरोन की रिपोर्ट है उस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन साइबर क्राइम ग्लोबली? इंडिया की रैंक साइबर क्राइम इंडेक्स में कहाँ पर है? तो वी आर राइट नाउ एट 10th पोजीशन। अब वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स। ये ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो कंपेयर टू दैट ऑफ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों। बिकॉज ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज करने वाली जो एजेंसी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट को रिलीज करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, which again is a UN agency, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, established in the year 1865। तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड में, और ये बना था 17th मई के दिन। दैट्स द रीजन हर साल हम 17th मई के दिन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस डे या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं, फॉर द वेरी सेम रीजन। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और एक बात और खास, ITU का भी हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से किस एजेंसी ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की थी? तो जो एजेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, एंड नन अदर देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। वर्ल्ड बैंक के साथ IMF, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल बैंक के रूप में ही जाने जाते हैं। दोनों ही UN की स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड बाय डिफॉल्ट अमेरिकन होते हैं, और IMF इसका अगर हेड देखेंगे तो आपको यूरोपियंस मिलेंगे। प्रेजेंटली री इलेक्ट हुए हैं IMF की हेड जो है, दैट इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शी हैज बीन री इलेक्टेड, और अभी इनका स्टेटमेंट भी बड़ा फेमस रहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने कहा कि इस टाइम पर वर्ल्ड में सबसे तेजी से अगर कोई कंट्री बढ़ रही है, कोई इकोनॉमी बढ़ रही है, वो इंडियन इकोनॉमी है, और इंडिया की इकोनॉमी का इम्पैक्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहने वाला है अगले डेकेड में। तो ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव आउटलुक देता है। द नेक्स्ट इज, अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही वॉशिंगटन DC यानी USA। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? EPI या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक बहुत पुअर है। वी आर एट 176th पोजीशन, हमसे पीछे भी 4 हैं, बट हम भी बहुत पीछे ही हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? इंपॉर्टेंट है, द मिडिल इनकम ट्रैप। इनमें से किस एजेंसी ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की या रिलीज की? और ये रिपोर्ट रिलीज करने वाली एजेंसी कोई और नहीं बल्कि है वर्ल्ड बैंक। अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर का है तो ठीक है, हमने देख लिया, अजय पाल सिंह बंगा इसके हेड हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड बैंक से कोरिलेट करते हुए आपको कुछ और इंटरनेशनल बैंक्स या जिनको हम आईएफआईज बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो पता होने चाहिए। फिर चाहे वो हो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, या हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे बैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इनके फॉर्मेशन, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके हेड का नाम, और अगर इंडिया उसका हिस्सा है तो स्टेक होल्डिंग, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन और इंडिया कहाँ पर आता है। दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन रिलेशन विद दीज एजेंट। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं मानती है। रीजन इज द सैम्पल साइज। 105th पोजीशन पर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024। एनर्जी से रिलेटेड एजेंसी यहाँ पर आपको एक ही दिख रही है, एंड दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए। आईईए में लगभग सभी कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी हाई एचडीआई वाली कंट्रीज हैं, और ये एज एन पार्ट ऑफ ओईसीडी बना था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी के अंडर में ये बना है। आईईए में इंडिया नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। देयर आर 31 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर बैठता है इन फ्रांस, पेरिस में। तो ये तो कुछ खास बात है, आपको याद रखनी है, ये सारे से भी इम्पोर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द एमिशन गैप रिपोर्ट 2024? इनमें से किस एजेंसी ने एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज की? दैट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, विच अगेन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और स्पेशलाइज एजेंसी तो नहीं है, बट एक सपोर्टिंग एजेंसी है, सब्सिडरी एजेंसी है। यूनेप का हेडक्वार्टर इज इन गिगिरी, गिगिरी इज इन कीनिया। एक्चुअली गिगिरी पड़ता है कीनिया की कैपिटल सिटी में, विच इज़ नायरोबी। इसके प्रेजेंट हेड हैं इंगर एंडरसन, डेनमार्क से आती हैं, इम्पॉर्टेंट है। यूनेप कब बना, कैसे बना, पता होना चाहिए। यूनेप बना था आफ्टर दी स्टॉकहोम कन्वेंशन, और 1972 में ये एजेंसी आई थी, 5th ऑफ जून के दिन। 5th ऑफ जून को ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। तो ये सारी कोरिलेटिंग चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस किए, बट उसके साथ जितनी भी कोरिलेशंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस और बन सकते हैं, वो सारे एवेन्यूज़ भी हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये फैक्ट समझ आए होंगे, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ही और क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, उसी का एक ग्लिम्स आपको देना था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द फिर कुछ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।